ईरान इस वक्त एक ऐसी वॉर लड़ रहा है, अगर उसे थ्योरेटिकली देखा जाए तो उस ईरान को इस वॉर को हार जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। कभी कभी असली जंग सिर्फ बॉम्ब और मिसाइल से ही नहीं, बल्कि टाइम, इकोनॉमिक कॉस्ट और ग्लोबल पॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट्स को कंट्रोल करने की भी होती है। अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें तो एक बार के लिए कहा जा सकता है कि वॉर का नुकसान ईरान को हुआ। ईरान के न्यूक्लियर सेटअप पे अटैक्स हुए, ईरान के बड़े लीडर्स को टारगेट किया गया, ईरान के शहरों पर अटैक किए गए। लेकिन अगर इसी बात को थोड़ी गहराई से देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ी खतरनाक स्ट्रैटेजी गेम भी नज़र आती है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल करना। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल करने का क्या मतलब हुआ? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ईरान इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, जितने भी ईरान की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या जो भी कंट्री अपना शिप वहाँ से गुजारना चाहती है, वहाँ से ले जाना चाहती है, वो नैरो से एरिया से अपना शिप लेके जाना चाहती है जहाँ पे पूरी दुनिया का 20% तेल वहाँ से आता है, तो उसको पहले ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सीधा साफ आप देख सकते हैं कि ईरान ने किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर कंट्रोल किया है, जिसमें अब खबर ये भी आ रही है कि चाइना और रशिया के बाद अब हिंदुस्तान को भी वहाँ से अपने शिप्स ले जाने की इजाज़त आ रही है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल करना एक तरह से पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पे हर कंट्री के ऑयल पर, प्रोडक्शन पर, उनके गैस पर कंट्रोल करना हुआ, जिसका सीधा साफ तौर पे असर वर्ल्ड वाइड देखा जा सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर ईरान का कंट्रोल है तो पूरी दुनिया की कंट्रीज़ उससे झेल सकती हैं, जूझ सकती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% तेल उसी रास्ते से आता है। और अगर उसी रास्ते को बंद कर दिया जाए तो कितना बड़ा नुकसान ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो उनके देश में खुद का तेल या पेट्रोल का या गैस का क्राइसिस हो। इसी के साथ दूसरी जो कंडीशन ईरान ने रखी अपनी तरफ से, वो सीज़ फायर की 3 कंडीशंस रखी। ये 3 कंडीशंस में ईरान ने सबसे पहले बोला कि हमारे जितने भी लेजिटिमेट राइट्स हैं और न्यूक्लियर राइट्स है, उनको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी साफ तौर पे यूएस ने जिस मुद्दे पर, जिस बात पर ये जंग शुरू की थी, उसी मुद्दे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यूएस ने सबसे पहले कहा था वो ईरान की जो लेजिटिमेट राइट्स है उसको बदलना चाहते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबलाइज करना चाहते हैं, वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस को चेंज करना चाहते हैं। और ईरान ने बोला कि हम सीज़ फायर करने को तो तैयार है, हम सीज़ फायर करने से आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। उसमें से सबसे पहली शर्त है कि जो हमारे लेजिटिमेट राइट्स हैं और जो हमारा न्यूक्लियर पावर फार्मूला है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। यानी आपको उसको एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद अगर यूएस ऐसी बात मानता भी है तो उसकी जंग करने का जो पहला मोटिव है वो ही कैंसिल हो जाएगा। यानी जंग करने की तो फिर उसके पास वजह ही नहीं बची, पहली वजह ही अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा, ईरान का कहना है साफ तौर पे कि हमारे देश में जितना भी नुकसान हुआ है वॉर की वजह से, इजराइल और अमेरिका की स्ट्राइक्स की वजह से जो भी हमारे यहाँ नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इन दोनों देशों को करनी पड़ेगी। और अगर हम वॉर के हिसाब से आपको बता दें तो वॉर के रूल्स के अकॉर्डिंग वही देश भरपाई करता है जो वॉर हार जाता है। और अगर अमेरिका और इजराइल इस बात को मान भी जाता है कि वो इसकी भरपाई करेगा, तो इस ग्लोबल लेवल पे ये माना जाएगा कि अमेरिका और इजराइल ये वॉर हार चुके हैं, तभी वो इसकी भरपाई कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर ये भी बात खड़ी होती है कि इजराइल और अमेरिका इतनी आसानी से इस बात को नहीं मानने वाला। साथ ही में तीसरी बड़ी और सबसे अहम उन्होंने ये बात बोली, पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे लेजिटिमेट राइट्स को मानना पड़ेगा, दूसरा जितने भी हमारे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ्यूचर में अमेरिका और इजराइल हम पे किसी भी किस्म का हमला नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, और ये भी इंटरनेशनल लेवल पर उनको इसकी गवाही देनी पड़ेगी, पेपर्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हुए बाज़ाब्ता तौर पे लीगल फॉर्म में उनको बोलना पड़ेगा कि वो अब जैसी हरकत उन्होंने की है वो दोबारा ये हरकत नहीं करेंगी। तो डिप्लोमेसी क्या होती है ये पूरी दुनिया को ईरान से सीखनी चाहिए, जहाँ पे अमेरिका और इजराइल लगातार रोज़ का अगर हम उनका खर्चा बता दें तो 1 बिलियन के आस
आसपास आता है, जिस तरीके से वो अपने आधुनिक ड्रोन्स, अपने रेडार सिस्टम्स और अपनी तरह तरह के इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे थे लगातार ईरान को झुकाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ईरान ने अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करते हुए, अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पे कहा, पहले तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से ग्लोबल हर कंट्री को सफ़र करना पड़ा, हर देश को सफ़र करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने 3 कंडीशंस ला दी कि हम सीज़ फायर करने को तो तैयार हैं, कोई हमें नहीं कह सकता कि हम वॉर कंटिन्यू कर रहे हैं, हम सीज़ फायर करने को तो तैयार हैं, हमारी ये 3 कंडीशंस है, आप बस ये 3 कंडीशंस को मान लीजिए। लेकिन अगर अमेरिका इन 3 कंडीशंस को मान जाता है तो साफ तौर पे ये माना जाएगा, ये देखा जाएगा कि अमेरिका ईरान के सामने झुक गया है, इजराइल और अमेरिका ईरान के सामने झुक गया है और हार मान ली है। तभी वो उनके देश के अंदर जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी देने को तैयार हो जाएंगे, वो ये वादा भी करने को तैयार हो जाएंगे कि आने वाले दिनों में वो अब फ्यूचर में ऐसा कोई भी अटैक उन पे नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जिस मुद्दे के ऊपर ये सारा वॉर स्टार्ट हुई थी, जो उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया था कि जो वहाँ पे लेजिटिमेट वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको चेंज करनी है, अब उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ग्लोबल लेवल पर। तो ईरान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में आकर इस वॉर को बड़े ही अलग अंदाज से अब नई डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया है। कभी कभी ऐसी जो चीज़ें होती हैं, अगर हम बात करें वॉर रूल्स के हिसाब से, तो ऐसी जो बातें होती हैं वो वॉर को और एंड्योरेंस बढ़ाती हैं और इससे इकोनॉमी स्ट्रेन, स्ट्रैटेजी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है, यानी पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, पब्लिक ओपिनियंस चेंज हो जाएंगे और वॉर कंटिन्यू करने के लिए लगातार पैसे खर्च होते जाएंगे और देश कमज़ोर होते जाएंगे। और साथ ही साथ ईरान ने ये भी कहा कि जब अमेरिका ने धमकी दी कि हम ईरान की पूरी बिजली ख़त्म कर सकते हैं, हम उनके एनर्जी रिसोर्सेज को ख़त्म कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, तो ईरान ने साफ तौर पे कहा कि हमारी एनर्जी रिसोर्सेज पे अगर हमला हुआ या उनके साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी हुई तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं, हेडक्वार्टर्स हैं या जितनी भी उनकी अपनी एनर्जी रिसोर्सेज है, हम उन सबको तबाह और बर्बाद कर देंगे। यानी जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है वो सिर्फ 1 या 2 कंट्री की वॉर नहीं है, वो पूरे ग्लोबल लेवल पर अब हर कंट्री को डिस्टर्ब करने लगी है। और साथ ही साथ अमेरिका ने जो हरकत की है उसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही को नहीं, साथ ही साथ गल्फ कंट्री को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि गल्फ कंट्री के अंदर अमेरिका के बहुत सारे सैन्य ठिकाने हैं, एयर बेसिस है और उस पर लगातार ईरान हमला करते आ रहा है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। एक तो पहले ही अमेरिका और इजराइल लगातार अपने महंगे हथियारों का, मिसाइलों का इस्तेमाल करके ईरान पे हमला कर रहे हैं, जिससे एक अलग खर्चा उनका बनता है। और उसके बाद जितने भी उनके महंगे एयर बेसिस हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनको ईरान लगातार डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो लगातार यहाँ पे देखा जा सकता है कि कितनी ही आसानी से और कितने ही कूल माइंड होकर ईरान इस जंग को लड़ रहा है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहा है। बिना किसी और कंट्री के सपोर्ट के ईरान साफ तौर पर अकेले अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्ट्रैटेजीज का, अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए कैसे एक हारती हुई जंग को जीतते हुए नजर आ रहा है। और ये अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि ईरान जैसे छोटे से देश से, छोटा सा देश, हम इस मायने में नहीं कह रहे कि उसका साइज़ छोटा है या वो पॉपुलेशन में छोटा है, छोटा इस अंदाज में जिसमें अमेरिका और इजराइल लगातार अपने आप को सुपर पावर कहा करते थे, मिलिट्री के मामले में अपने आप को सबसे आगे दिखाया करते थे। आज सब कुछ होने के बावजूद, सारी आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ के होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद भी वो ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। और ईरान सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हुए इतना आगे निकल आया है। तो यहाँ पे कहा जाता है कभी कभी जो वॉर्स होती हैं वो सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब से नहीं जीती जाती हैं, कभी कभी वॉर पावरफुल मूव से गेम के रूल्स को चेंज कर देना होता है। कि किस तरीके से एक पूरे वॉर का जो इनका रूल एंड रेगुलेशन थी, एक तरह से आप समझिए एक गेम थी, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले आए। तो ईरान की ये डिप्लोमेसी, ये उनकी स्ट्रैटेजी दिखाती है, दर्शाती है कि ईरान एक छोटा सा देश होने के बाद भी कैसे इजराइल और अमेरिका पे भारी पड़ते हुए नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ ईरान ने अपने GPS सिस्टम को भी चाइना के
चाइना के सिस्टम के साथ रिप्लेस किया है। यानी जो जीपीएस सिस्टम अमेरिका यूज़ करता था, इजराइल यूज़ करता था, अब ईरान उसको यूज़ नहीं करता है। चाइना का बनाया हुआ आधुनिक जो सिस्टम है उसको यूज़ करता है, और उस सिस्टम का नाम है बीडू, जिसकी वजह, और वो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक है। यानी इतना ज़्यादा आधुनिक है जिसके सामने जीपीएस के साथ अगर उसका मुकाबला करे तो वो 50% ज़्यादा आधुनिक है जीपीएस के सामने। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे उसमें फीचर्स है जो जीपीएस में अभी बिल्कुल भी नहीं है, और ईरान अब उसका इस्तेमाल करते हुए इस जंग में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो लगातार यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि हारती हुई जंग को भी ईरान ने कैसे अपने दिमागी इस्तेमाल से, अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी स्ट्रैटेजी से कैसे अमेरिका और इजराइल को अपने सामने लगातार झुकाते हुए नज़र आ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।